पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या टीजीटी में जितने भी आपके जो भी आपके एग्जाम है तब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपने में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है पूछा हुआ है। तो कुछ कुछ ऐसे ना हमारे एग्जाम में होते हैं कि टैग वर्ड टाइप होता है, जैसे मान लो कि जो हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो हम मतलब एकदम से ये नहीं को इग्नोर कर देते, एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसा होता है। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं साथ साथ में। ऑप्शन एक आपका जैसे रहता है यहाँ पे GDH कोल, और ऑप्शन बी है आपका जॉन ऑस्टिन, बी है, सी आपका जो रहेगा ऑप्शन बार्कर, और डी आपका ऑप्शन है HJ लास्की। तो इन सब के बारे में आप जानते होंगे, ये आपके किससे संबंधित है। तो यहाँ पे GDH जो कोल है वो भी संबंधित है बहुलवादी विचारधारा से, और आपके बार्कर भी संबंधित है और लास्की भी। तो यहाँ पे जो आपका नहीं संबंधित है वो है आपका जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन आपको पता है कि ये आपकी लोकप्रिय संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता से जुड़े हुए हैं, और सारे जो भी विचारक हैं वो बहुलवादी विचारक हैं। जैसे कि जॉन ऑस्टिन की इसमें बात करें तो ये बहुलवादी नहीं है। इन्होंने जो इंग्लैंड में विधि शास्त्री थे, ये इन्होंने 1832 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। तो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का इन्होंने इसमें प्रतिपादन किया था। और GDH कोल, ई बार्कर और लास्की वगैरह जो थे वो आपकी बहुलवादी हैं। परायेपन की संकल्पना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं। तो परायेपन की संकल्पना में ऑप्शन ए आपका है दास कैपिटल, ऑप्शन बी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन सी है द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन डी है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आपकी पुस्तक दी हुई है वो मार्क्स की हैं। देखो, अलग अलग विचारक की अगर हमें पुस्तकें दी रहती तो एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है, लेकिन अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा है तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन सी बुक में कौन सी थ्योरी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 1844 में कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका भी हम अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अलगाव का सिद्धांत यानी कि परायेपन का सिद्धांत। इस पुस्तक में इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में जो पुस्तक लिखी गई है, इसमें उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था में क्रमशः 4 प्रकार के अलगाव का शिकार होता है ये बताया था। फर्स्ट आपका क्या है, उत्पादित वस्तुओं से अलगाव, जो भी वस्तुएं हैं उनसे अलगाव, और 2 है आपका प्रकृति से अलगाव, 3 है समाज से अलगाव, और 4 है स्वयं से अलगाव। तो ये किसी से भी हो सकता है, पर ये पुस्तक आपको याद रखनी है और उसका ईयर भी याद रखना है, क्योंकि अभी जैसे आप मान लो कि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अब क्वेश्चन ईजी नहीं आ रहे, ईजी क्वेश्चन आपके पहले आते थे, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका, जैसे मान लो कि अभी मैंने मार्क्स की इतनी सारी बुक्स बताई तो आपको इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन और बन जाते हैं। जैसे मान लो कि मार्क्स की किस पुस्तक में कौन सा उसने सिद्धांत दिया या किस ईयर में वो प्रकाशित हुई, उनका ऑर्डर क्या था, ये सब इसमें आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और साथ में कार्ल मार्क्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने सबसे पहले वो जर्मन के थे और उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, ये सब उन्होंने संकल्पनाएं दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम यहाँ पे बात करते तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। देखो, कुछ मामलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति की समान शक्तियाँ होती हैं, दोनों के पास पावर होती है, बट जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पास हमारा मृत्युदंड को कम करने की, या कह सकते हैं कि रोकने की, मृत्युदंड को रोकने की उनके पास शक्ति होती है। लेकिन हमारे राज्यपाल के पास जो है वो ये निलंबन की शक्ति होती है, परिहार या उसकी लघुकरण, अर्थात राज्यपाल के पास जो भी हमारे दंडादेश के संबंधित शक्ति होती है उसमें ये है कि उसके दंड को, जो आपका दोषी है, अभियुक्त है, उसके जो अपराध है उसके लिए जो दंड दिया जाएगा उसको कम किया जा सकता है, पर उनके पास क्षमादान की शक्ति नहीं होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके आर्टिकल 72 दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 161, ऑप्शन सी है आपका 162, ऑप्शन डी है 123। तो आर्टिकल 72, 161, 162 और 123। तो यहाँ पे आर्टिकल 72 की हम बात करें तो ये आपका राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, और आर्टिकल आपका जो 161 है ये आपका राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना हुआ है। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग वो वाद दिए हुए हैं और साथ में उनके देश दिए हुए हैं कि कौन सा वाद किस देश से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले आपका नाजीवाद आ गया, फिर आ गया आपका गिल्ड समाजवाद और फांसीवाद, फिर विनयवाद। तो यहाँ पे सामने आपके जो देश दे रखे हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली और सोवियत संघ। इसमें आपको बताया गया कि कौन सा सही सुमेलित है। जैसे कि आपको पता है जो आपका फांसीवाद है, जिसको हम सर्वाधिकारवाद भी कहते हैं, तो ये आपका संबंधित है इटली से। ठीक है, किसने किया था? मुसोलिनी ने इसका सिद्धांत दिया था आपको। नेक्स्ट की यहाँ पे हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया, देखो जर्मनी, आप नाजीवाद जो है वो जर्मनी से संबंधित है, आपको पता है, और गिल्ड समाजवाद आपका जो है ब्रिटेन से है, फांसीवाद आपका इटली से हो जाएगा, और फेबिनाईवाद आपका जो है वो ब्रिटेन से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पे हम 12 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष अपनाया गया? देखो सबसे पहले आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जानने की जरूरत है, जैसे कि क्वेश्चन के शुरू में आपको पूछ दिया है। देखो आपको यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेम करने हैं कि कहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है और कितने डीप में क्वेश्चन बन रहा है। तो जैसे आपका एक टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा मेन संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जानने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 1950, 1951, 1967 और 1977, 1950, 1951, 1967 या 1977। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। कब किया गया? 3 नवंबर को किया गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ, वो पारित होने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था आपको कौन सी है, ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद जो है ये आपकी पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी, लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद जो सुरक्षा परिषद आपकी है उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। किस प्रस्ताव के बाद? आपको देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है उसके पारित होने के बाद सुरक्षा परिषद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, जिससे कि उसकी शक्ति थोड़ा कम हो गई है। तो प्रस्ताव ने महासभा को क्या किया, सुरक्षा परिषद से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। किसको बनाया? महासभा को। अब महासभा क्या है? ये भी एक यूएनओ का ही अंग है। ठीक है, जैसे सुरक्षा परिषद है वैसे ये भी है। वर्तमान में महासभा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस प्रस्ताव के पारित होने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं का यह विचार था कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधानतः कार्यकारी अंग हो और महासभा एक विवाद के मंच के रूप में कार्य करे। इसी को ध्यान में रखते हुए चार्टर द्वारा सुरक्षा परिषद को बाध्यकारी शक्तियां प्रदान की गई। किसको? सुरक्षा परिषद को। और महासभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कार्यकारियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कैबिनेट सचिव, 2 है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 3 है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 4 है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखो तो आप इसमें देखोगे कि कुछ आप ये वो आपको कार्य अधिकारी दिए हैं, उनके पद दिए हुए हैं और आपको उनकी प्राथमिकता के आधार पर लगाना है। जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए होंगे
तो इनमें सबसे वरीयता क्रम आपको बताना है जो कि प्रोटोकॉल सूची के अनुसार है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पद आपका किसका होता है बताइए? भारत के राष्ट्रपति का, है ना। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक होता है ना। भारत के फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, थर्ड में आपके आते हैं प्रधानमंत्री, और फोर्थ में आएंगे राज्यों के राज्यपाल जो कि अपने राज्य में प्रथम होते हैं। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति भी इसमें आते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश आता है, लोकसभा का अध्यक्ष आता है। तो ये सब क्रम है, आप इनको नोट कर सकते हैं। ये सब इनके क्रम है, किसके बाद कौन आता है। संघ के कैबिनेट मंत्री आएंगे, फिर आपके निर्वाचन आयुक्त आएंगे, राज्यसभा का उपसभापति आएगा, लोकसभा का उपसभापति आएगा, उप मुख्यमंत्री आएंगे, अटॉर्नी जनरल आएगा, कैबिनेट सचिव आएंगे, कैग आएंगे। तो इस तरीके से आपके जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया है वो बुक से दिया हुआ है। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जितनी भी बुक्स आपको मिलती हैं सारी बुक्स को आप एक जगह कलेक्ट करके लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। फर्स्ट आपका है RM मैकाइवर, और सेकंड ऑप्शन आपका जो है ओपेनहाइमर, थर्ड ऑप्शन आपका जो रहता है मैकियावेली, और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका जो है D MP फॉलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडर्न स्टेट पुस्तक आपकी लिखी है मैकाइवर ने। किसने लिखी है? मैकाइवर ने। अभी तक इससे पहले भी मैंने 2-3 पुस्तकें आपको बता दी थी। सबसे बड़ी बात इसमें आपको इनके ईयर भी याद करने हैं। 1926 में RM मैकाइवर जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। क्या है पुस्तक का नाम? द मॉडर्न स्टेट। एक इनकी और महत्वपूर्ण पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, 1947 में इन्होंने ये लिखी है। नेक्स्ट एक और पुस्तक है एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस, 1921 यानी कि 1921 में इन्होंने ये लिखी है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 3 पुस्तक बता दी। कौन कौन सी बताई? मॉडर्न स्टेट 1926, द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1947, एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस 1921। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, निम्न का सही ऐतिहासिक कालक्रम आपको लगाना है। गोलमेज सम्मेलन ऑप्शन 1, 2 आपको भारत छोड़ो आंदोलन, 3 दिया है राष्ट्रीय कांग्रेस, और चौथा दिया है साइमन कमीशन। तो आपको ये सब याद होनी चाहिए कि कौन सा किस ईयर में आया हुआ है। यहाँ पे कोड दिए हैं, आपको इनको ईयर वाइज लगाना है। देखो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किससे कौन कौन संबंधित है? A.O. ह्यूम, आपके W.C. बनर्जी जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर साइमन कमीशन आपका 1928 में आता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। फिर द्वितीय आपका होता है 31 में, तृतीय होता है 32 में। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और गोलमेज सम्मेलनों से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसे व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका है 1942। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपको कोड भी दिए हैं, आप ईयर से भी इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। इसमें बताया गया कि भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, निम्न में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आर्टिकल 256 से 63। आर्टिकल 263 आपका बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि आर्टिकल 263 किससे संबंधित है। आर्टिकल 245 से 255 बी, ऑप्शन सी है 264 से 291, ऑप्शन डी है 352 से 360। 352 से 360 भी आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इम्पोर्टेंट मैं इस वीडियो में बताते जा रही हूँ आपको, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो संविधान के जो हमारे अनुच्छेद है 256 से 63 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। और 263 जैसे मैंने आपको बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिषद। ठीक है, राज्य और संघ के इसमें संबंध बताए जाते हैं, केंद्र और राज्य के संबंध। और संविधान में जो आपका 245 से 55 है वो केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों से है, जैसे कि 256 से 63 प्रशासनिक संबंधों से, वैसे ये जो है आपका किस संबंध से? विधायी। जबकि वित्तीय संबंध आपके हैं 268 से 293 में। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। किसने कहा था कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सद जीवन के लिए है? ठीक है,
ये आपको याद रखना है। सदजीवन के लिए किसका है? गुड लाइफ। तो आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बौद्धा, लास्की, गांधी, एरिस्टोटल। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट है जितने भी विचारक मैं बता रही हूँ। बौद्धा भी इम्पोर्टेंट है। लास्की की मैंने आपको बुक बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, ये याद रखनी है। और अरस्तू की आपको पता है कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा प्लेटो हैं और J.S. मिल है, जॉन रॉल्स है, बेंथम है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सज्जीवन के लिए बना हुआ है, यह कथन आपका अरस्तु का है। क्योंकि अरस्तु का मानना है राज्य स्वाभाविक होने के साथ ही मनुष्य के लिए आवश्यक है और व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना कि परिवार का। परिवार में व्यक्ति की कुछ भावनात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। ग्राम इनके अतिरिक्त कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु मनुष्य का पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसके अनुसार व्यक्ति का पूर्ण विकास, नैतिक और बौद्धिक विकास राज्य में संभव है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरस्तु। इस तरीके से जो भी हम पढ़ते हैं ना उसको हम क्वेश्चन में फ्रेम करेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे। इस प्रकार अरस्तु अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्य का उदय जो हुआ है जीवन के लिए हुआ है और उसका जो मेन पर्पज है सदजीवन, गुड लाइफ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है? प्रभुसत्ता यहाँ पे हम जिसको संप्रभुता भी बोलते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं? संप्रभुता। संप्रभुता के संबंध में भी अलग अलग आपके सिद्धांत दिए हुए हैं। तो बेंथम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी बौद्धा और ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो बेंथम आपको पता है कि क्या है? उपयोगितावादी हैं जो कि सुख और दुख की गणना की बात करते हैं। और लॉक आपके क्या हैं? ये आपके विधिक अधिकारों से संबंधित हैं, प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित हैं। बौद्धा भी इम्पोर्टेंट है। और ऑस्टिन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संप्रभुता को सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च पावर के रूप में मानते हैं जिसके बिना सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है।